आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में ITR 1 फाइल करना सिखाया था। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में ही ITR 4 फाइल करना सीखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार ITR 4 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आपको आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आना है, पैन कार्ड नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा विंडो अपीयर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट उठाना है, 26 AS उठाना है, AIS चेक करना है, TIS चेक करना है और सबको प्रॉपरली रिकनसाइल कर लेना है। अगर आप अपना GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आपको सिंपली क्या करना है, पूरे साल का अपना रिटर्न उठाना है, अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक, और पूरे साल का टर्नओवर निकालना है। और जो आपका टर्नओवर AIS में या 26 AS में रिपोर्ट हो रहा है उससे रिकनसाइल कर लेना है। दोस्तों डिफरेंसेस आ सकते हैं, उनका कारण भी हम आपको बताएंगे आगे। तो अब वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिंपली असेसमेंट ईयर 26 एंड 27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। सेम प्रोसेस आपको करना है जो हमने ITR 1 में किया था। अब यहाँ पे आपको केयरफुली अपने फॉर्म को चूज करना है। पिछले वीडियो में हमने ITR 1 चूज किया था, इस बार हम लोग ITR 4 चूज करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज आपको दिखा रहा है कि ये ITR 4 उन पर्सन और HUF के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख तक है, यानी कि उनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम होगी वो 50 लाख तक होनी चाहिए। और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर 1,25,000 होना चाहिए। और आप कोई भी डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपके पास नहीं होने चाहिए, और आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब भी आप ये फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल है। हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ओके करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों जैसे ही हमने ITR 1 में सीखा था, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि हमारी ऑलरेडी होने ही वाली है, तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स करके कंटिन्यू कर देंगे। और जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो हमने ITR 1 वाले ही सेम है। अगर इनमें से आपके चारों में से कोई भी ऑप्शन है तो यहाँ भी टिक करके जा सकते हैं, और अदर्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब दोस्तों आपका यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन खोल के, अब पहली चीज है आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो सेकेंडरी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी एड्रेस ही है तो सेम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स करके यस कर देंगे। अब हम यहाँ पे एडिट करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो यहाँ पे आप यस करके चले जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस डाल के प्रॉपर सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हैं और आपका बिजनेस भी है, दोनों तरह की इनकम है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको सिंपली क्या करना है, अगर नॉट एप्लीकेबल आप चूज करते हैं तो आपकी सैलरी इनकम हट जाने वाली है। हम क्या करेंगे, सिंपली अदर्स पे जाएंगे, जिसमें आपकी सैलरी भी आ जाएगी, बिजनेस भी आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। और सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली 139(1) में रहने वाला है, क्योंकि आप ड्यू डेट के अंदर अंदर अपने ITR को फाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है अपने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के। सिंपली जो लोग अपना ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है और यहाँ पे नो करके निकल जाना है। यानी कि आपने ना पहले ओल्ड टैक्स रिजीम चुना था, ना आप अभी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं। यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन को नो करके निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने ITR को फाइल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IEA विद इन द ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इससे पहले सालों में फॉर्म 10 IEA भरा है जिससे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर पाए। क्योंकि दोस्तों असेसमेंट ईयर 24 और 25 से क्या हुआ था, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ता था। अगर आपने फाइल किया है तो यस करेंगे, यस करने के बाद चूज कर लेंगे, कोई भी साल में किया हो, असेसमेंट ईयर 24-25 में किया हो तो वो चूज कर लेंगे। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको चूज करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि हैव यू फाइल्ड ITR 3-4 इन द पास्ट, हैव री एंटर्ड न्यू टैक्स रिजीम बाय फाइलिंग फॉर्म 10 IEA फॉर subsequent to assessment year in which form 10 IEA was
फाइल। यानी कि दोस्तों वो बोल रहा है कि आपने न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए फॉर्म 10IE फाइल किया था पहले तो आपने क्या किया कि पुराने सालों में फॉर्म 10IE भर दिया ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करने के लिए। अब पुराने सालों में क्या हुआ करता था कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर निकलना है तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता था न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए। अगर आपने फाइल किया है न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको पूरा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, कौन से साल में आपने ऑप्ट आउट किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना। अगर नहीं किया तो नो करना है। नो करने के बाद आप पूछ रहा है कि हैव यू फर्निश्ड फॉर्म 10IE फॉर री एंटरिंग न्यू टैक्स रिजीम इन द करंट असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर आपने इस साल में ड्यू डेट से पहले अपना फॉर्म 10IE फाइल किया हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप इस साल से एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट डाल देंगे फॉर्म की और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जिससे कोई भी गलतियां ना हो। अब नीचे आ जाएंगे बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल में आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे और एक नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे कंफर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। यहीं पे आपको सारी इनकम को डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम दिखाएंगे और यहाँ पे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेक्शन 44AD जो कि प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल होता है, लाइक डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज सर्विसेज जो सामान धोते हैं उनके लिए क्या है सेक्शन 44AE एप्लीकेबल होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सेक्शन 44ADA के अंदर। अगर आप प्रोफेशनल है तो 44ADA के अंदर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे सर्विसेज का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे आपको केयरफुली अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना है। अब मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% तक है या बिलो है उससे तो आपका जो टर्नओवर रहने वाला है वो 3 करोड़ हो जाएगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा है तो आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ से नीचे नीचे प्रिजम्पटिव फाइल कर सकते हैं। 5% से बिलो के केस में 3 करोड़ तक आप अपना फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप GST रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या करना है AIS पे जाना है। AIS पे जाने के बाद अपना टर्नओवर मैच करना है। टर्नओवर मैच करने के बाद आपको अपने GST टर्नओवर से उसको मिलाना है और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो तीनों को रिकंसाइल करना है। तीनों को रिकंसाइल करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो टर्नओवर है अगर आप दिखाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है जो आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अपना टर्नओवर पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया है और उसी हिसाब से आपका टर्नओवर मैच कर रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे थ्रू बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे सपोज करिए मेरा टर्नओवर सपोज करिए 1 करोड़ 20 लाख है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के उससे आ रहा है। और यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हैं, अगर आपका कैश में कोई भी आपने सेल करके रिसीव किया तो वो रिपोर्ट करेंगे और एनी अदर कैश एंड बैंक से हटा करके जो भी रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको केयरफुली दिखाना है कि आपका टर्नओवर है उसका आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बैंकिंग चैनल से थ्रू अपने पेमेंट रिसीव किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं 8% दिखा सकते हैं और कैश में रिसीव किया है तो 6% दिखा सकते हैं। अगर आपका 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है अपना बैंक बैलेंस को चेक करना है। बैंक बैलेंस करंट अकाउंट का भी हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट में बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस उठाएंगे। अब 1 करोड़ 20 लाख के हिसाब से आपका जो बैंक बैलेंस क्लोजिंग होगा वो जस्टिफाई करना चाहिए आपके प्रॉफिट से। यानी कि अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर कम दिखाते हैं 8% या 6% दिखा के निकल जाते हैं और आपका बैंक बैलेंस ज्यादा हो रहा होगा तो आपकी स्क्रूटिनी होना पक्की है, यानी कि आपको इनकम टैक्स नोटिस आना चांसेस बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। अगर आपने उससे मिलता जुलता दिखाया, सपोज करिए जस्टिफाई कर रहा है आपका जो प्रॉफिट है वो आपके बैंक बैलेंस से जस्टिफाई कर रहा है तो क्या होगा आपको नोटिस यहाँ पर नहीं आने वाले। अब सपोज करिए हमारे प्रोफेशन के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो अप्रोक्स 15 से 20% रहता है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 20 लाख रुपीस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो प्रॉफिट है वो उठा लेगा, यानी कि आपका जो बैलेंस होगा उसी हिसाब से क्या करेंगे आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट करेंगे। वरना नियर फ्यूचर में आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सेम चीज आपको यहाँ पर 44ADA के केस में करना है, लेकिन आपको यहाँ पर 50% या 50% से ज्यादा दिखाना है। 1 करोड़ 20 लाख का 50% हो गया 60 लाख रुपए, तो 60 लाख के हिसाब से आप अपने प्रॉफिट को दिखाएंगे। ए के केस में जो गुड्स कैरेज के हिसाब से आपका आ रहा होगा 7500, 10,000 की लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी आपकी सैलरी इनकम आ रही है प्रॉपरली रिपोर्ट करना है।
अगर आप सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का देखना चाहते हैं तो हमने ITR 1 में पूरा कवर किया है, वहां से आप चेक कर लेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने लेट आउट किया हुआ है तो लेट आउट के केस में आपको जो रेंटल इनकम आ रही होगी उतना ही आप क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम कर सकते हैं, वरना आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केसेस में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अदर सोर्सेस के केस में आपको यहाँ पर दिखाना, अगर आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे FD से आ रहा हो, चाहे बैंक से आ रहा हो, चाहे इनकम टैक्स रिफंड पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका करेक्टली रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। AIA से आपको ये चीज चेक करनी है। और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आपको बैंक स्टेटमेंट निकालना है, हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो करंट में तो नहीं मिलता है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो 4 क्वार्टर का आप इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पर रिपोर्ट कर लेंगे। डिविडेंड आ रहा है तो डिविडेंड को भी दिखा सकते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और दोस्तों एक चीज और, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना रिपोर्ट कर सकते हैं 1,25,000 तक का, वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या कंफर्म कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्क्लोज एग्जेम्प्टेड इनकम। अब यहाँ पे दोस्तों आपको केयरफुल रहना है, आपको यहाँ पर जो मैंडेटरी बैलेंसेस है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको E15, E19, E20, 21 एंड 22, यानी कि E15 आपका हो गया सनड्री क्रेडिटर्स, E19 आपका हो गया इन्वेंट्रीज आपको रिपोर्ट करनी है, स्टॉक हो गया, E20 हो गया आपका सनड्री डेटर्स हो गए जिनसे आपको पैसा लेना है, और क्रेडिटर हो गया आपको पैसा देना है। 21 में आपका बैलेंस विद बैंक, ये तो दोस्तों आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जस्टिफिकेशन मिल पाए। और 22 में आपको यहाँ पर कैश इन हैंड को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारे बैलेंसेस को 0 तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक को यहाँ पर दिखाना है, और कैश को भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, बैंक को ना छोड़े, वरना क्या होगा, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बैंक को करेक्टली रिपोर्ट करिएगा। अब यहाँ पे आपका आ रहा है GST का टर्नओवर। अब आप चाहें तो GST का टर्नओवर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो 3 और 5 का यूज करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मैंने पहले ही बता दिया ITR 1 में। सेल्स कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन जो भी आपका आएगा 1,25,000 से नीचे होना चाहिए, कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस में आपका कुछ लेना नहीं है, अगर है 80CCH और 80CCD2 तो वो आप यहाँ पे दिखा के निकल जाएंगे, जो कि सैलरी पर्सन्स के लिए होता है। टैक्स पेड में जितना भी आपका TDS कटा होगा वो आ जाएगा, TCS कलेक्ट हुआ होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपका जो टैक्स है वो हमारा इस केस में इतना आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करके अब इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके टैक्स को पे करके अपने ITR को सबमिट कर देंगे। अगर कोई भी एरर आ रहा है तो एरर को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद आपका आएगा वैलिडेटेड। आपका जो फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, आधार OTP लेकर के अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ITR 4 फाइल करने का। केयरफुल होकर फॉर्म को आपको फाइल करना है। अब पहले की तरह नहीं चलेगा कि कुछ भी दिखा करके निकल जाएंगे। बैंक बैलेंसेस को दिखाना है और भी बहुत सारे बैलेंसेस को मैंडेटरी कर दिया है। करेक्टली अपनी ITR को फाइल करेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर पेड सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा वीडियो में, वहां से कॉन्टैक्ट करके हमसे अपना ITR का फाइल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।